नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी की कहानी भाग्य। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए भाग्य। बीसियों इंटरव्यू दे आए हो बेटा, कहीं से कोई भी जवाब नहीं आया क्या? पंडित रामशंकर मिश्रा ने अपने बेटे सार्थक से पूछा। तुम्हारे कहे पे हमने कर्जा लेकर तुमको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा दी, यहाँ तक कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए जो कुछ दहेज का पैसा जोड़ा था वह भी खर्च दिया, यह सोचकर कि तुम कमाकर ये सब जिम्मेदारी उठा लोगे। सार्थक को अपने पिता की बातें सुनकर क्रोध नहीं आया, अपितु उसके मन में कुंठा के साथ एक अपराध भाव भी उभर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बेकार ही अपने पिता पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ डाला। तमाम कोशिशों के बाद भी सार्थक को नौकरी नहीं मिल रही थी। उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री बेकार साबित हो रही थी। उसके अपने बैच के लड़के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे महंगे शहरों में मात्र 15-20 हजार रुपए महीने के वेतन पर नौकरी कर रहे थे। जितनी कमाई नहीं थी उससे अधिक खर्चे थे। घर से जब तक महीने के 10,000 न आ जाएं, काम ही नहीं चल सकता था। सार्थक के लिए यह विकल्प था ही नहीं। घर में आय का स्रोत केवल उसके पिता रामशंकर मिश्रा की तनख्वाह थी। रामशंकर मिश्रा एक सरकारी विभाग में क्लर्क थे और 2 साल में रिटायर होने वाले थे। उधर सार्थक की माताजी गठिए की बीमारी से ग्रस्त थीं और उनकी दवाओं पर भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता था। पापा, ऐसे मत बोलो, सार्थक कोशिश तो कर रहा है। जब नौकरियां हैं ही नहीं तो मिलेंगी कैसे? सार्थक की बहन मानसी बोली, जो विवाह योग्य आयु में थी और ये जानती थी कि उसके पिता के पास उसकी शादी के खर्चे के पैसे नहीं हैं। मानसी के मन में कई बार नौकरी करने का विचार आया था, लेकिन सार्थक की पढ़ाई के दौरान बीमार मां की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। सो मानसी घर के पास पड़ोस में ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमा लेती थी। पूरे रायबरेली में सार्थक का एक ही मित्र था, देवेंद्र। देवेंद्र और सार्थक की दोस्ती नर्सरी से हो गई थी और समय के साथ और भी गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात कह लेते थे। देवेंद्र के पिता हुकुमचंद्र गुप्ता की इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी सी दुकान थी जो अच्छी खासी चलती थी। सो देवेंद्र को नौकरी की कोई चिंता नहीं थी। इंटर करने के बाद जहां सार्थक इंजीनियरिंग करने चेन्नई चला गया था, वहीं देवेंद्र अपने पिता की दुकान पर बैठने लग गया। शाम को 8:30 बजे के आसपास देवेंद्र और सार्थक रोज ही थोड़ा समय साथ बिताते थे। दोनों एक एक कप चाय और एक एक सिगरेट पीते थे और बारी बारी से उसका पैसा चुकाते थे। बचपन से लेकर आज तक दोनों दोस्तों में पैसे का कभी विवाद नहीं हुआ और वह इसलिए कि देवेंद्र पूरा बनिया था, हिसाब किताब हमेशा बराबर से कर देता था। चाय और सिगरेट का खर्चा दोनों दोस्त बारी बारी से उठाते थे। जिस दिन चाय का पैसा सार्थक देता, उस दिन सिगरेट देवेंद्र लाता था। मेरे लिए मत लेना सुट्टा, सार्थक ने देवेंद्र से कहा। उस दिन सिगरेट देवेंद्र को लानी थी। क्यों भाई, छोड़ रहा है क्या? हाँ, यही समझ लो। ए हेलो, यह तू अकेले नहीं कर सकता। जब छोड़ेंगे दोनों भाई साथ छोड़ेंगे। दिन में एक ही सिगरेट पीते हैं, वो भी छोड़ दें। देवेंद्र सार्थक के लिए भी सिगरेट ले ही आया। टेंशन में लग रहा है तू? देवेंद्र को सार्थक की शक्ल से उसकी मनः स्थिति का अंदाजा लग गया था। यार एक बात बता देवेंद्र, तेरे बापू की दुकान में रिपेयरिंग का काम भी तो होता है ना? टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब आते रहते होंगे ना बनने के लिए? यार तू तो जानता है ना, मुझे बचपन से इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करने का शौक रहा है। हाँ तो? देवेंद्र ने कश खींचते हुए उलाहना भरे स्वर में बोला। भाई तू अपने बापू से बात करना कि मुझे अपनी दुकान में नौकरी पर रख लें। मैं उनका पूरा सर्विस सेंटर संभाल लूंगा। अबे गधे,
देवेंद्र ने सार्थक के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू हिंदुस्तान के टॉप कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़कर इसलिए आया है कि रायबरेली के लाला हुकुमचंद की दुकान पर मैकेनिक बनेगा? जब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करूं देवेंद्र? पूरे 3 महीने हो गए हैं घर पर बैठे हुए। लगता है तेरे पिताजी ने कुछ ज्यादा ही डोज दे दी है आज। देख भाई, बापू को मैं बोलूंगा तो तुझे नौकरी तो दे देंगे, लेकिन मैं अपने बापू को जानता हूं, मुझसे बड़े वाले बनिए हैं। वो तुझे तनख्वाह देंगे तो फिर तुझसे दुकान के अन्य स्टाफ जैसा ही व्यवहार करेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सार्थक बोला। अगर तुझे दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या, कल चले चलना बापू के पास। सार्थक देवेंद्र के पिता के बारे में इतना जानता था कि उनकी गिनती रायबरेली के धन्ना सेठों में होती थी, और नेताओं के अलावा यदि पूरे शहर में किसी के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी तो वो लाला हुकुमचंद गुप्ता के पास। प्रणाम चाचा जी, सार्थक ने लाला हुकुमचंद के चरण स्पर्श किए। आओ सार्थक, देवेंद्र मुझे बता रहा था तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही। जी चाचा जी, मेहनत तो बहुत करता हूँ हर इंटरव्यू से पहले, लेकिन भाग्य ही साथ नहीं देता, सार्थक ने जवाब दिया। तो बेटा, जिसका भाग्य साथ नहीं देता उसको मैं अपनी दुकान पर रखकर अपना भाग्य क्यों बिगाड़ूंगा? हुकुमचंद गुप्ता ने उखड़ते हुए कहा। सार्थक उनकी बात सुनकर घबरा गया। जी भाग्य नहीं, मैं अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर नौकरी ढूंढ रहा हूँ, सार्थक ने डरते डरते जवाब दिया। घंटा मेहनत, लगन, ईमानदारी। हुकुमचंद गुप्ता ने सार्थक को चौंका दिया। इनका अचार डालोगे क्या? मैं तुम्हें कामयाबी के पीछे का असली कारण बताता हूँ, हुकुमचंद गुप्ता ने बोलना शुरू किया। हमारे पुरखे लखनऊ में रहते थे। हमारा गल्ला मंडी में अच्छा खासा काम था। 3-4 पीढ़ी तक तो सब ठीक था, पर मेरे पिताजी निकले एक नंबर के सटोरी। देखते ही देखते उन्होंने पुरखों की सारी पूंजी सट्टे में गंवा दी और फिर एक दिन अवसाद से ग्रसित होकर खुदकुशी कर ली। विरासत में मुझे मिला हजारों का कर्जा। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 17 वर्ष की रही होगी। मेरे नाना रायबरेली में रहते थे। नानी का देहांत हो चुका था। मेरी माँ के अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी। यहाँ रायबरेली में उनकी एक बर्तन की दुकान थी जिससे वो ठीक ठाक कमा लेते थे। सो हम और हमारी अम्मा उनके साथ रहने यहाँ रायबरेली आ गए। सार्थक ये नहीं समझ पा रहा था कि हुकुमचंद उसको अपनी कहानी क्यों सुना रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। नाना जम के काम करवाते थे। उन्हें मुफ्त का नौकर जो मिल गया था। कहानी सुनाते हुए हुकुमचंद की भाव भंगिमाएं कई बार बदल रही थीं। कभी उनका चेहरा तमतमा जाता तो कभी आंखें भर आ रही थीं। मेरा उस साल 12वीं का बोर्ड था, पर नाना जी पढ़ने का समय ही नहीं देते थे। सो मैं हो गया फेल और मेरे अंदर भी अवसाद के लक्षण दिखने लगे। अम्मा इस बात से घबरा गईं। उन्होंने पिताजी का अवसाद देखा था। उनके मन में तमाम तरह की आशंकाएं आने लगी। तभी एक दिन नाना जी की दुकान में पंडित वीरेंद्र शर्मा का आना हुआ। पंडित वीरेंद्र शर्मा उन्हीं दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ज्योतिष में डॉक्टरेट करके लौटे थे। कौन है ये लौंडा? उन्होंने मुझे देखकर नाना जी से पूछा। हुकुमचंद, नवासा है हमारा, नाना जी ने बताया। बेटा जरा हाथ दिखाओ अपना। पंडित वीरेंद्र शर्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। पढ़ाई लिखाई तो छूट जाएगी इसकी, पंडित जी मेरा हाथ देखकर बोले। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा खिल गया। मन में जो फेल होने का दुख था वो एक क्षण में निकल गया। लेकिन इसकी रेखाएं बता रही हैं कि इस पर धन लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। कुछ व्यवधान हैं जिनको दूर करने के उपाय मैं बता दूंगा। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे पंडित वीरेंद्र शर्मा में अपना गुरु नजर आ रहा था। नाना जी चुपचाप तमाशा देखते रहे और पंडित वीरेंद्र शर्मा के जाते ही बोले, ढोंगी है साला, जो उपाय बताने को कह रहा है ना, उसके बदले में हजारों मांगेगा। नाना जी मेरी नजर में पहले ही नेगेटिव कैरेक्टर थे। इस बात से तो पूरे विलन बन गए। अगले दिन मैंने अम्मा को पटाया
और नाना जी को बिना बताए हम दोनों वीरेंद्र शर्मा के घर पहुंच गए। पंडित जी ने विस्तार से मेरी कुंडली देखी और कहा, बेटा हुकुमचंद, कुंडली के अनुसार तो तुम्हारा अनुकूल समय शुरू होने वाला है, लेकिन बृहस्पति के नीच राशि में होने की वजह से बाधाएं आ सकती हैं। सोने की अंगूठी में पुखराज धारण करने से इसका उपाय हो जाएगा। एक तो पुखराज, और वो भी सोने में, यानी उस जमाने में भी खर्चा 3,000 से कम का नहीं था। मुझे फिर से अवसाद ने घेरना शुरू किया। तभी अम्मा ने अपना मंगलसूत्र उतारकर पंडित वीरेंद्र शर्मा को दे दिया और कहा, हुक्म के बाबूजी तो अब हैं नहीं, सो यह मेरे किसी काम का नहीं है। अंगूठी का खर्चा तो निकल आएगा ना इससे पंडित जी? जी हाँ, इसका सोना गलाकर अंगूठी बन जाएगी। पंडित जी अम्मा के मंगलसूत्र को हथेली पर रखकर ही तौल लिए थे। अगले बृहस्पतिवार को हमने अंगूठी धारण कर ली। सार्थक को अब हुकुमचंद की कहानी सुनने में मजा आ रहा था। मेरे अंगूठी पहनने के चौथे दिन अचानक नाना जी चल बसे। अम्मा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। हमें लगा कि यह अंगूठी तो उल्टा असर कर गई। तभी पता चला कि नाना जी अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर गए हैं। हुकुमचंद ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। हमने पिताजी के समय में जो दारिद्र्य भोगा था, उसने हमें थोड़ा समझदार और थोड़ा लालची बना दिया था। यह बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था। हमने धीरे धीरे नाना जी की दुकान का नक्शा ही बदल दिया। बर्तन की दुकान में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आने लगा। दुकान की कमाई बढ़ती गई। पंडित वीरेंद्र शर्मा के कहे अनुसार हम अपनी अंगूठी को हर बृहस्पति को धूप दिखाते थे और अगले 2-4 दिनों में ही हमारा बिजनेस और बढ़ जाता था। हमारा पंडित जी पर अटूट विश्वास था। अपना हर निर्णय हम पंडित जी से पूछकर ही लेते थे। अब तुम शादी कर लो हुकुमचंद, और बरकत होगी। पंडित वीरेंद्र शर्मा की बात तो हम टाल ही नहीं सकते थे। हमारे लिए जो पहला रिश्ता आया वो देवेंद्र की अम्मा का था। हमने हाँ कर दी और शादी के बाद तो हमारे धंधे में जैसे पंख लग गए हों। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, धीरे धीरे सबकी एजेंसी लेते गए और अगल बगल की दुकानें खरीद कर हमने ये शानदार शोरूम बनवा लिया जिसमें तू नौकरी की बात कर रहा है। पता है यह कहानी मैंने तुझे क्यों सुनाई बेटा? हुकुमचंद ने पूछा। नहीं, सार्थक ने सूक्ष्म सा उत्तर दिया। मैं तुम्हें यह बता रहा था, यदि भाग्य साथ दे तो तुम राजा और नहीं दे तो तुम रंक। भाग्य सबके पास है, पर उसके उदय करने के तरीके पंडित वीरेंद्र शर्मा जैसे लोग ही बताते हैं। ये कहकर हुकुमचंद ने अपने शोरूम में लगी पंडित वीरेंद्र शर्मा की तस्वीर को प्रणाम किया। ये पंडित वीरेंद्र शर्मा कहाँ मिलेंगे? सार्थक ने पूछा। हुकुमचंद की बात सुनकर उसको कुछ उम्मीद बंध गई थी। पंडित वीरेंद्र शर्मा अपना भौतिक रूप त्याग चुके हैं। हाँ, उनके कोई शिष्य हैं पंडित ऋषिराज, जो उनका काम देखते हैं। तुम चाहो तो उनसे मिल लो, हुकुमचंद गुप्ता ने कहा। जी, कल चला जाऊंगा पंडित जी के पास। अगले दिन सुबह नहा धोकर सार्थक देवेंद्र के साथ पंडित ऋषिराज के घर पहुंचा। पंडित ऋषिराज की उम्र मुश्किल से 35 वर्ष की रही होगी। जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले पंडित ऋषिराज को कोई ज्योतिषी नहीं कह सकता था। सार्थक पहली नजर में ही उनसे बहुत प्रभावित हो गया। पंडित ऋषिराज ने सार्थक की जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि जानने के बाद अपने कंप्यूटर में ही उसकी कुंडली देखी और कहा, मित्र, तुम्हारा शनि कमजोर लग रहा है। तुम प्रयास तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें अपने प्रयास का फल नहीं मिलता है। कोई न कोई बाधा तुम्हारा काम होने से रोक देती है। पंडित ऋषिराज ने सार्थक की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जी पंडित जी, आपका कहना एकदम ठीक है। अच्छे से अच्छा इंटरव्यू देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। एक जगह तो सिलेक्शन होने के बाद किसी दूसरे को सिफारिश से नौकरी मिल गई है और दूसरी जगह नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन पता चला कि कंपनी ही बंद हो गई। सार्थक ने अपनी व्यथा बताई। तुम चिंता मत करो, तुम्हें 8 रत्ती का नीलम पहनना होगा और उसके बाद देखोगे कितनी जल्दी तुम्हारा भाग्य बदलेगा। कितने का आएगा यह नीलम? सार्थक ने पूछा।
7,000 प्रति रत्ती के हिसाब से यही कोई 56,000 का। इसके अतिरिक्त 1,000 रुपए की चांदी और बनवाई, पंडित ऋषिराज बोले। सार्थक के लिए इस समय यह रकम देना असंभव था, सो वो निराश हो गया। इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा, सार्थक बोला। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पिता से इन पैसों की बात करता। वैसे भी ज्योतिष का नाम सुनते ही उसके पिता एकदम ही भड़क उठेंगे। मित्र, भाग्य तुम्हारी ड्योढ़ी पर खड़ा है, कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लो। अगले दिन डरते डरते उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। सार्थक की माँ सावित्री देवी का तो ज्योतिष पर अटूट विश्वास था। बेटा, मैंने तेरी बहन की शादी के लिए तेरे पिताजी से छुपाकर कुछ पैसे जोड़े हैं। सावित्री देवी ने सार्थक को अपनी अलमारी की चाबी देते हुए कहा, तू चुपचाप से रुपए निकाल कर ले जा और अपनी अंगूठी बनवा ले। माँ की बात सुनकर सार्थक की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। संकोच मत कर बेटा, समय अच्छा आ गया तो बहुत पैसे आ जाएंगे। सार्थक को अलमारी में 50,000 रुपए मिले। ये तो 50,000 हैं, पंडित ऋषिराज बोले। अब इससे अधिक मैं नहीं ला सकता। अगर अंगूठी नहीं बनती है तो ना बने, सार्थक कुंठित स्वर में बोला। अरे कोई बात नहीं, 6-7 हजार कम पड़ेंगे तो वो मैं अपने पास से लगा देता हूँ। जब पैसे आ जाएं तो चुका देना। पंडित ऋषिराज की बातों में गजब का आत्मविश्वास था। उनकी सकारात्मकता अब सार्थक पर भी असर दिखाने लगी थी। आज गुरुवार है ना, अंगूठी मंगल को ले लेना। पंडित ऋषिराज ने यह कहकर सार्थक की उंगली की नाप ले ली। पंडित जी, सोमवार को एक इंटरव्यू है, सार्थक ने कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कल ही बनवा देता हूँ, शनिवार को धारण कर लेना। सोमवार को सार्थक का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और 3 दिन के अंदर ही उसको नियुक्ति पत्र भी मिल गया। उसको अच्छी तनख्वाह पर बेंगलोर की कंपनी में नौकरी मिल गई थी। नीलम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सार्थक अब अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अपने पिता को भेजने लगा, जिससे उनके कर्जों की किस्त सही समय पर चुकाई जा सके। सार्थक के ऑफिस के बगल में एक बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का क्लिनिक था। एक दिन सार्थक अपनी माँ की रिपोर्ट लेकर उनके पास गया। इनका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये एकदम ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने सार्थक को बहुत उम्मीद बंधा दी थी। सार्थक ने अपने नीलम को चूमा और अपनी बहन को फोन करके बोला, मानसी दीदी, यहाँ एक बहुत अच्छे हड्डियों के डॉक्टर हैं। मैंने उनसे बात कर ली है अम्मा के बारे में। मैं तुम्हारे और अम्मा के लिए टिकट भेज रहा हूँ। कुछ दिन के लिए तुम दोनों यहाँ आ जाओ। अम्मा को थोड़ी तकलीफ होगी, पर कैसे भी करके उन्हें यहाँ ले आओ। बेटे से मिलने की बात सुनकर सावित्री देवी के पैरों में न जाने कहां से ताकत आ गई और वह मानसी के साथ बेंगलोर पहुंच गई। सावित्री देवी का ऑपरेशन सफल रहा और उन्होंने धीरे धीरे चलना फिरना शुरू कर दिया। सावित्री देवी के रायबरेली लौटने पर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पैर एकदम ठीक हो गए हैं। सार्थक का नीलम अब उसके परिवार पर भी असर दिखा रहा था। वो नियमित रूप से हर शनिवार को अपनी अंगूठी को धूप दिखाकर पूजता अवश्य था। दिन बीतते गए और कुछ ही समय बाद नीलम ने फिर अपना असर दिखाया। सार्थक के पास उसके पिताजी का फोन आया। मानसी की शादी तय हो गई है बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का डॉक्टर है, लड़के वाले अगले हफ्ते सगाई करना चाहते हैं। सार्थक ने अपनी अंगूठी को चूमा और बोला, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मैं पहुंचता हूं 2 दिन में। सार्थक कई दिनों से रायबरेली जाना चाह रहा था। उसको पंडित ऋषिराज से मिलकर उनको अपनी सफलता की कहानी सुनानी थी और दूसरा, उन्हें बाकी के 7,000 भी देने थे। रायबरेली पहुंचकर सार्थक ने पंडित ऋषिराज को फोन मिलाया, लेकिन उनका फोन उठा नहीं, सो सार्थक पंडित ऋषिराज के घर पहुंचा। दरवाजा एक महिला ने खोला, जो संभवतः उनकी पत्नी थी। पंडित ऋषिराज हैं क्या? नहीं, वो शहर के बाहर गए हैं, 2 हफ्ते में लौटेंगे। सार्थक वापस घर की तरफ चल दिया। उसके कुछ दूर निकल जाने के बाद पंडित ऋषिराज की पत्नी ने अपने पति से पूछा, क्यों झूठ कहलवाया हमसे कि घर में नहीं हो?
अरे इस लड़के को 3 महीने पहले एक कांच का टुकड़ा नीलम बताकर पहना दिया था और उसके एवज 50,000 ऐंठ लिए थे। इसको पता चल गया होगा कि वो नकली है, तभी चला आया होगा पैसा वापस लेने। अब जब तक कोई दूसरा मुर्गा नहीं फंसता इसको टालना ही पड़ेगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।